नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। उत्तराखंड में जंगल की आग भयावह हो चुकी है। शुष्क मौसम के चलते तेजी से फैल रही आग काल बन रही है। लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं में बीते रोज 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है। शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर प्रदेश में आग की 64 नई घटनाएं हुई, जिनमें कुल 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर सीजन में अब तक कुल 868 घटनाओं में 1086 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जंगल की आग की घटनाओं के संबंध में उत्तराखंड सदन में वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। तो जंगल की आग की रोकथाम के लिए हालांकि प्रयासों पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की है और किस तरीके से आग को काबू में किया जाए। जिस तरीके से लगातार पूरे पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र में उत्तराखंड में जो जंगलों में आग का तांडव मचा हुआ है, उसे कैसे शांत कराया जाए, इसको लेकर चर्चा और बैठकों का दौर जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से लगातार जो है आग का तांडव जंगलों में बना हुआ है, सरकार नाकाम साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है आग को बुझाने के लिए, क्योंकि लंबा वक्त हो गया, लेकिन लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। बिल्कुल लता, जिस तरह से लगातार टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और बारिश भी नहीं हो रही है और लगातार सभी वनों में पूरे प्रदेश भर में अभी तक सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि को इससे नुकसान हो चुका है और जिसको लेकर के सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अपने व्यस्तम शेड्यूल में से भी अपना वक्त निकाल करके अधिकारियों के साथ दिल्ली से वर्चुअल आज जुड़ करके समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें जहां मुख्यमंत्री का ये पूरी तरह से ये कहना है कि जो भी वन क्षेत्र में भूमि जो प्रभावित हो रही है इस वनाग्नि से, उससे कैसे उबरा जाए और उससे कैसे इस संकट से संकट को कैसे दूर किया जा सके, और इसको लेकर के लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। और ये दावा भी है सरकार का कि हर संभव जो प्रयास है वो किया जा रहा है कि कैसे वन भूमि को संरक्षित किया जा सके, वन्य जीवों को नुकसान से बचाया जा सके, वनाग्नि को पर कैसे जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके, इसको लेकर के प्रयासरत है। सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं जो अभी तक इसको बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए और उससे निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही थी, उसके बारे में भी समीक्षा बैठक की है। सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिल्ली से बैठ करके निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ वनाग्नि के साथ साथ जो 4 धाम यात्रा की शुरुआत 10 तारीख से होने वाली है, उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक की। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पेयजल विभाग हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो अन्य संबंधित विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो। उन सभी से मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और मुख्य सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं कि इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जाए और वनाग्नि को जल्द से जल्द। लेकिन पवन, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हालांकि लंबा वक्त हो चुका है, जिस तरीके से जंगलों में आग जो है बढ़ती जा रही है और बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन इसके पीछे कारण नहीं समझ में आ रहे हैं कि आग क्यों नहीं बुझ पा रही है, आखिर क्यों आग लगातार बढ़ती जा रही। तो क्या ये बैठकें जो हो रही हैं, कुछ इनका निष्कर्ष निकल पा रहा है क्या? क्योंकि लगातार जो है जंगल धधक रहे हैं पहाड़ों में, चाहे कुमाऊं मंडल की बात हो, चाहे गढ़वाल मंडल की बात हो। बिल्कुल लता, चाहे वो गढ़वाल मंडल की बात हो, चाहे वो कुमाऊं मंडल की बात हो, चाहे वनाग्नि को बुझाने की बात हो, चाहे उससे संबंधित जो अभी तक कार्य किए गए उनसे कितना प्रभाव पड़ा है, कितना सरकार को फायदा हुआ है, कितना वन भूमि को बचाने में इन सभी संसाधनों का जो उपयोग किया गया उसका प्रभाव देखने को मिला है।
चाहे वो सेना की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का कार्य किया गया हो, चाहे वो वॉलेंटियर वहां पर लगा करके वनाग्नि को बुझाने का कार्य किया गया हो, उस पर नियंत्रण पाने का कार्य किया गया हो, चाहे वो जो जिन लोगों की संलिप्तता इस वन अग्नि को प्रभावी करने में रही है, उनको चिन्हित करने के बाद में उन पर चाहे वो एफआईआर दर्ज की गई हो, चाहे उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हों, इन सभी पहलुओं पर जहां एक और समीक्षा की गई है, वहीं इस पर भी चिंता व्यक्त की गई है और आगे का कदम सरकार का क्या होगा, इसको लेकर के आज बड़ी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है, किसी भी कीमत पर इस वन अग्नि को नियंत्रित करना है, वन भूमि को बचाना है, वन सरकार का नया कदम क्या होता है ताकि आग जो जल रही है जंगलों में, इस पर काबू जो है पाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। अपनी बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी से लेंस डाउन विधायक दिलीप रावत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में ये डाला था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से अनुकृति गोसाई रावत के बीजेपी में शामिल होने से लगाया जा रहा था। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय 14,000 से ज्यादा अन्य पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी विचारधारा बीजेपी से मिलेगी वे बेहतर ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे और जिनकी विचारधारा नहीं मिलेगी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 14,000 से ज्यादा अन्य पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव परिणाम में वे सभी 5 लोकसभा सीटों में 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अनुकृति रावत भी कांग्रेस के टिकट से लैंसडाउन विधानसभा सीट से उनके विपक्ष में चुनाव लड़ चुकी हैं। कोई व्यक्ति नहीं बल्कि लगभग 14,000 जो है दूसरे पार्टियों के लोग हमारे पार्टी में आए हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने सोचा होगा कि पार्टी में जो भी हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है उनका यहाँ स्वागत होता है, लेकिन उनको हमारे नियम अनुसार पार्टी की नीति और रीति के अनुसार रहना पड़ेगा, ये अति आवश्यक है। नहीं देखिए, मेरी जो पोस्ट थी वो तो हमारे किसी नदी के परिप्रेक्ष्य में कहा था। ये हो सकता है कि समय गलत रहा होगा राजनीतिक घटनाक्रम के समय में, लेकिन मंशा गलत नहीं थी। देखिए, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, राजनीति विचारधाराओं की है। जो हमारी विचारधारा से सहमत है उससे मित्रता है, जिससे जो विचारधाराओं से सहमत नहीं होता उससे शत्रुता होती। जितने लोग 14,500 करीब दूसरे पार्टियों के नेता हमारे पास आए हैं, मैं समझता हूँ खामने तो हमारे पार्लियामेंट्री के चुनाव में सामने कोई था ही नहीं। हम 5-5 लाख वोट से जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम 5-5 लोग वोट से जीतेंगे। अगर 14,500 आदमियों ने तो 100-200 वोट भी करी होंगी तो हम 5 लाख वोट से ऊपर जीते। और जब भाजपा के वरिष्ठ नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं निश्चित रूप से भाजपा की जो नाकामी है उनके ही नेताओं की जुबानी वो सुनी जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे सहयोगी पवन दीक्षित बने हुए। पवन, जिस तरीके से राम तेरी गंगा मैली हो गई वाला बयान देखकर दिलीप रावत जो है साफ तौर पर फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी में शामिल हो गए अनुकृति गोसाई और ऐसे में इस तरह का बयान देना अब राजनीतिक गलियारों में हलचल। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता, जैसे ही अनुकृति गोसाई जो कि पूर्व मंत्री और इस वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की बहू हैं और दिलीप सिंह रावत के विरोध में कांग्रेस पार्टी से वो प्रत्याशी भी रही हैं लैंसडाउन से, जैसे ही उनकी ताजपोशी हुई है, जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद से ही ये जो विरोध के सुर है वो दिखाई देने लगे थे। वर्तमान विधायक दिलीप रावत ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी जारी की गई थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई है। इस पोस्ट का सेंस भी यही राजनीतिक तौर पर निकाला जा रहा था, इसके मायने निकाले जा रहे थे कि कहीं न कहीं जो अपने धुर विरोधी थे उनको उनकी बगैर सहमति के, वर्तमान विधायक की बगैर सहमति से उनको यहाँ पर लाया गया है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया गया है। इससे कहीं न कहीं दिलीप रावत को नीचा दिखाने का पार्टी ने कार्य किया है। लेकिन अब दिलीप रावत के सुर बदले हैं, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह के जो बयानबाजी करने वाले जो नेता थे उनको पार्टी स्तर पर उनके साथ बैठक की गई थी और उनको इस तरह के बयानबाजी
करने से मना किया गया था, बयानबाजी से बचने के लिए उनको निर्देशित किया गया था। यही वजह है कि आज दिलीप रावत के थोड़ा सुर जरूर चेंज हुए हैं। आज उन्होंने जिस तरह से जो बयान दिया है कि जो हमने उस सेंस में कहा था वो वर्तमान जो परिस्थितियां थी, समय था, वो अनुकूल नहीं था, उसके इसलिए अलग मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन हमारा इस तरह का उद्देश्य कुछ नहीं है। 14,000 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन इस दौरान थामा है, उससे कहीं न कहीं हमारी पार्टी भी मजबूत हुई है। और जो हमारी विचारधारा से ताल्लुक रखता है राजनीति में, उससे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है। राजनीति में समय काल परिस्थिति के अनुसार से निर्णय लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमेशा न तो विरोधी होता है, ना ही दोस्त होता है, ना तो शत्रु होता है, ना तो मित्र होता है। ऐसे में जो निर्णय पार्टी ने लिया है उससे समझा जाए, हालांकि चुनाव में लाभ होगा। जो नए नए चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या ऐसे में जो पुराने नेता हैं, जो पुराने चेहरा हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं जो कश्मकश में है, इनसिक्योर हो रहे हैं क्या? जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल लता, जिस तरह से ये कई लोगों को इस तरह के कई बार जो पार्टी के अंदर, चाहे वो खुलकर के कुछ लोगों ने विरोध किया हो या फिर खुलकर के किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन अंदर से, अंतरात्मा से वो भी कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार उनके धुर विरोधी नेताओं को सम्मिलित करके उनको पार्टी में जगह दी जा रही थी, पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही थी, उसमें चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ही क्यों न हो, उनके क्षेत्र से जो उनके धुर विरोधी रहे, वर्तमान के विधायक थे राजेंद्र भंडारी, उनको सम्मिलित किया गया, तो वो भी कहीं न कहीं असहज थे। लेकिन प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने खुलकर के विरोध नहीं किया। लेकिन अंतरात्मा से, अगर सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए, तो जाहिर सी बात है वो भी उससे कहीं न कहीं असहज थे। वहीं दिलीप रावत का भी दर्द उस समय ही झलका था जब अनुकृति गोसाई जो उनकी धुर विरोधी रही, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको चुनाव के बाद उनको सम्मिलित किया गया, उससे भी कहीं न कहीं विरोध के सुर देखने को मिले। और इससे अतिरिक्त अन्य तमाम ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं या फिर उनके खिलाफ उन्होंने तमाम कार्य किए हैं, उसके बावजूद भी उनको वो नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको सम्मिलित करने का काम किया। और ऐसे में साफ तौर पर पवन, ये भी जग जाहिर हो जाता है कि एक और भले ही बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए नए लोगों को जरूर शामिल कर रही हो, लेकिन जो उनके पुराने अपने लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुंठा सोच को जो है जन्म दे रहे हैं, उपेक्षित करना कहीं महसूस कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में शुक्रवार को जंगलों की आग और भड़क गई। 24 घंटे के भीतर वन अग्नि की 64 घटनाएं सामने आई। वहीं सोमेश्वर के स्यूनराकोट के जंगल में लगी आग दो नेपाली परिवारों का भारी पड़ गई। जंगल की आग की चपेट में आने से एक श्रमिक की गुरुवार को मौके पर ही मौत हो गई थी। दूसरे श्रमिक ने गुरुवार देर रात 20 अस्पताल में, तो महिला श्रमिक ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक और महिला श्रमिक का हल्द्वानी में इलाज चल रहा है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने आज हाई लेवल मीटिंग की है। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का ब्यौरा लिया है। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा की ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाली ड्यूटी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पूरे समर्पण भाव से काम करना होगा। अधिकारी पिछले वर्षों के अनुभव से सीख लेते हुए चुनौतियों से निपटने का रोड मैप तैयार करते हुए काम करें। यात्रा से जुड़ी सभी सेवाओं में लगातार सुधार भी करते रहना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से भी यात्रियों को सुविधाएं दी जाए। राज्यपाल ने कहा कि यात्रा संबंधी विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान पर एकत्रित करने से सभी विभागों को समाधान और प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है।
जानकारी देते हुए जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। ऐसे में जल संस्थान ने चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारी को निर्देश दिया है। हालांकि नीलिमा गर्ग ने कहा कि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं, जिनको 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी TTSP, PTSP और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हुए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे ही काम कंप्लीट। हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव से पहले दावेदारों ने टिकट मांगने शुरू कर दिए हैं। देहरादून से हरिद्वार पहुंचे इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी हाईकमान से मंगलौर उपचुनाव में टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान संगठन से जुड़ा होने के नाते वो किसानों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो मंगलौर उपचुनाव में निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने वाले दलों से केंद्रीय किसान प्राधिकरण बनाने की मांग भी की और बताया कि 15 जून से वो हरिद्वार में किसान कुंभ का आयोजन भी करेंगे। मंगलौर उपचुनाव पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूर्णतः किसान बाहुल्य सीट है और यहाँ पे किसी लोकल किसान को पार्टी टिकट दे। हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने भी टिकट के लिए आवेदन किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को आवेदन दिया है। यदि हमें पार्टी मौका देगी तो हम इस हारी हुई बाजी को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे और इन हाजी काजियों का मुकाबला करने का भी काम करेंगे। आपको लगता है पे आधी से ज्यादा आबादी हमारी किसान की है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, है तो किसान। हम उससे किसानी की बात करेंगे तो वो हमारे साथ आएगा। हमने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे किसान विकास प्राधिकरण का गठन हो और भारत के प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्षों, कृषि मंत्री जी उपाध्यक्षों और कृषि सचिव सदस्य। आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी। दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार बस अचानक नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई और नारसन बॉर्डर पर बस पुलिस चौकी में जा घुसी। हादसा हुआ है मलबे के ढेर में तब्दील हुई चौकी। तस्वीरें भी आपके सामने, जिसमें बस पलटने पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। होमगार्ड और यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। बस चालक मौके से फरार हो गया है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया। वहीं आसपास के लोगों और राहगीरों की मदद से होमगार्ड को मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं बस पलटने के चलते 4 यात्री घायल बताए गए हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल बस चालक मौके से फरार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नारसन बॉर्डर पर बस पुलिस चौकी में दरअसल आपको बताएं कि यह हादसा हुआ, जहां पर रुड़की की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नारसन बॉर्डर पर देखिए मलबे के ढेर में पुलिस चौकी जो है तब्दील हो गई। इतना बड़ा भयावह हादसा। देखिए बस पलटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दिल्ली की ओर से दरअसल ये बस आ रही थी, तेज रफ्तार बस थी और बस अचानक से नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई। बस पलटने पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया। वहीं आसपास के लोगों और राहगीरों की मदद से होमगार्ड को मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं बस पलटने के चलते 4 यात्री घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल बस चालक मौके से फरार है। तो रुड़की की तस्वीरें, जिसमें बस के पलटने से भीषण हादसा हो गया। काशीपुर के सुभाष नगर के पास ITI शुगर मिल रोड पर देशी शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह की शराब की दुकान खोला जाना गलत है। इससे समाज के लोगों के साथ पास में खोले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
मामला ये है कि ये एक मोहल्ला बस्ती है जहाँ पर सब लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की बसें जाती हैं, जहाँ पे एक देसी मदिरा की दुकान खोली जा रही है, जिसका हम लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये नशे का कारोबार है। यहाँ पे असमानता बढ़ेगी, नशे के लोग आएंगे, चोरी चकारियाँ बढ़ेंगी, जो बस्ती में बहुत ही खतरनाक साबित होंगी, जिससे पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत अस्त व्यस्त रहेगी व्यवस्था। इसलिए हम चाहते हैं कि ये दुकान अभी हटे, आज हटे, और हम इसे बिल्कुल भी विरोध करें, खुले नहीं रहे। नगर प्रशासन को क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, हमने इसको पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, आबकारी को सूचित कर दिया गया है, जिलाधिकारी सूचित कर दिया गया है, और हर स्तर से हम इसे कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हम इसे बिल्कुल भी सबका। मेरा ये कहना है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मुझे आगे यहाँ पे अपने क्लिनिक जमाना है, अपना काम करना है। मेरे फीमेल पेशेंट्स कैसे आएंगे अगर यहाँ पे दारू का ठेका और ये सारे गलत काम होंगे? कोई पेशेंट यहाँ नहीं आएगा। तो मुझे और ये एरिया के लिए, इस जगह के लिए, यहाँ की लेडीज़ के लिए, किसी के लिए भी ये जगह मतलब इस चीज़ के लिए सही नहीं है। इसको जो भी काम करना है, जिसको भी ठेका खोलना है कहीं और जहाँ रेसिडेंशियल एरिया ना हो, जहाँ लोग रहते ना हो, थोड़ा सा दूरी हो, बच्चे हैं, स्कूल है आसपास में, ये सारी चीज़ें गलत इफेक्ट जाएगा लोगों पे। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल भी ये दारू का बिल्कुल काम ना हो। क्या मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छी फैमिलीज रहती हैं और शिक्षित महिलाएं हैं, सब कुछ है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और अगर ऐसी एरिया में दारू का ठेका खुलता है तो बच्चों पे, सब पे, आदमियों पे, सब पे गलत नेगेटिव इफेक्ट जाएगा इसका। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ये ना खुले। इसे जहाँ भी खोलना है कहीं और खोले, कहीं भी खोल ले, लेकिन यहाँ नहीं खुलना चाहिए बस। आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट जारी हुआ है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 5 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।